आज के लेक्चर में हम लोग क्वाशिंग से रिलेटेड एक और बहुत इम्पोर्टेंट केस लॉ है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक जो हम लोग जो एक प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है कि हम देखते हैं कई बार हमें कोर्ट से जो है, कोर्ट से क्या आता है, समन आता है। ठीक है। और ये जो कोर्ट का समन होता है ना, कि इसमें एक डेट लिखी होती है और किस कोर्ट में ये, जैसे मान लो एक पर्सन, ठीक है, ए पर्सन ने बी पर्सन के अगेंस्ट मान लो एक जो है कंप्लेंट केस फाइल किया। ठीक है, कंप्लेंट केस फाइल कर दिया। ठीक है। अब हमको पता है, पहले हम ओल्ड सीआरपीसी को भी देख लेंगे और न्यू को भी देखेंगे। तो ओल्ड सीआरपीसी में जो कंप्लेंट फाइल होती थी वो सेक्शन 200 में थी। ठीक है। न्यू सीआरपीसी की बात करें तो न्यू सीआरपीसी में ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 223 में है। ठीक है। अब क्या बात आती है कि जब भी कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है कि मैजिस्ट्रेट का काम क्या होता है एज पर सेक्शन 200, कि जैसे ए पर्सन ने बी के अगेंस्ट फाइल किया, तो मैजिस्ट्रेट का काम क्या होता है, मैजिस्ट्रेट अगर एक पर्सन है, ये बैठा है, ये बंदा क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है, यहाँ पे कंप्लेन करने वाला कौन है, ए, तो ए जो है कंप्लेनेंट को मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है। और ये जो एग्जामिनेशन होता है ये हम लोग देखे हैं ऑन ओथ होता है। ठीक है, शपथ से होता है। ठीक है, ऑन ओथ होगा, उसके बाद अगर कोई विटनेस होते हैं प्रेजेंट, इफ एनी, तो इनका भी एग्जामिनेशन होता है, ऑन ओथ होता है। उसके बाद जो होता है वो मैजिस्ट्रेट जो होती है वो कॉग्निजेंस लेती है अंडर सेक्शन 190। तो इसके बाद का ये स्टेज होता है कि कॉग्निजेंस लिया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और कॉग्निजेंस के बाद मैजिस्ट्रेट को जब महसूस होती है तो मैजिस्ट्रेट 204 में क्या करते हैं, कॉग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट ने। कॉग्निजेंस लेने का मतलब हमने देख लिया कि एप्लीकेशन हो गया उनका ऑफ, क्या है, जुडिशियल माइंड कह सकते हैं। ठीक है। ये हम लोग कॉग्निजेंस के ऊपर अलग से देखेंगे, वैसे मैंने ऑलरेडी भी अपने लेक्चर्स में सीआरपीसी के एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या है जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन। ठीक है। तो 204 में इशू ऑफ प्रोसेस होता है। मतलब कॉग्निजेंस ले लिया, मैजिस्ट्रेट को समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये जो कुछ मामला है ये तो बन रहा है, मर्डर तो हुआ है, रेप तो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया, किसने किया, एक्चुअल में अक्यूज ने किया है या नहीं किया, ये तो ट्रायल के बाद पता चलेगा। लेकिन इस स्टेज में मैजिस्ट्रेट जब, ऐसे भी मैजिस्ट्रेट जब वो एग्जामिनेशन कर रहा है, विटनेसेस को कर रहा है, कंप्लेनेंट को कर रहा है, तो क्या है, मैजिस्ट्रेट इस दौरान अपना माइंड तो अप्लाई करना शुरू कर देता है। उसके बाद जाके इशू ऑफ प्रोसेस होता है। कहने का मतलब आप सोच रहे हो अक्यूज्ड जो है, और कोई अक्यूज्ड पर्सन है तो अक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे अपने उस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, इस स्टेज पे भी अपने केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कॉग्निजेंस जब हो गया इस स्टेज पे भी उस पर्सन को, अक्यूज जो है बी, ही इज अनअवेयर ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स इन द केस। ठीक है। तो व्हेन विल ही गेट टू नो दिस, तो वंस प्रोसेस इज इशूड, तो जब उसको इश्यू ऑफ प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ, समन, तो जैसे ही उसको कोर्ट समन करके बुलाती है तब उसको पता चलता है कि अच्छा ये वाद मेरे अगेंस्ट दाखिल हुई है। ठीक है। तो अब बात आती है कि ऐसा कई केसेस हम लोग देखते हैं कि कोर्ट से सीधा समन आता है 204 के अंदर में, और लोग डर जाते हैं और सीधा सीधा कोर्ट चला जाता है अक्यूज। ठीक है, उसे लगता है कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा, कोर्ट की डेट आ गई, अब तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, वारंट निकल जाएगा, ये सारी फियर होती है। तो क्या किसी अक्यूज्ड के पास क्या ऑप्शन है, कई, अगर उसे समन की आ चुकी है ऑर्डर, ठीक है, उसके घर पे डिलीवरी हो चुकी है उसका, अब उसको कोई डेट मिल चुकी है कि इस फलाने डेट को उसको अपीयर होना है। ठीक है, तो ये आप समझ लो ये जो कंप्लेंट फाइल होता था वो अभी ए बी के अगेंस्ट करेगा न्यू सीआरपीसी में, सेक्शन 123 के अंतर्गत। ठीक है। और फिर मैजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या करती है,
एग्जामिन करेगी कंप्लेनेंट को, ठीक है। फिर विटनेस को एग्जामिन करेगी, अगर इफ एनी अगर है तो उस टाइम पे। उसके एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है कि अभी जो न्यू सीआरपीसी में 223 में एक प्रोविजन डाल दिया गया है। वो प्रोविजन कहता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा, ये किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अक्यूज को, ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे पेन के साथ, एक सेकंड रुक जाओ, देखता हूँ। हाँ, अक्यूज को, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो 223 में इशू ऑफ प्रोसेस होता है, 227 में सॉरी, इशू ऑफ प्रोसेस। अब आप कहोगे कि दोनों में फर्क क्या है? आप देखो, जो ओल्ड सीआरपीसी थी उसमें अक्यूज्ड को इन सारे डेवलपमेंट तक अक्यूज कोर्ट आया ही नहीं था। कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है, अक्यूज नहीं है कोर्ट में। विटनेसेस का एग्जामिन हो रहा है, अक्यूज नहीं है कोर्ट में। फिर कॉग्निजेंस भी हो गया, अब भी अक्यूज को नहीं पता है कि अरे भाई कॉग्निजेंस भी हो गया। इस मामले में मैजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड लगा दिया, ठीक है। और तब उसके बाद कॉग्निजेंस के बाद अक्यूज को जो है 204 में समन होता है। समन होते ही समझ लिया जाता है, एक्चुअल में समन होने का मतलब ही है कि कॉग्निजेंस हो चुका, ठीक है। कोर्ट जब अक्यूज को बुला ली डेट मीन्स कि समन हो चुका। कई जगह इसी को समन के लेटर से ही समझ में आ जाता है कि कॉग्निजेंस ले लिया जा चुका है फलाने मामले में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे होगा फिर ऐसे इसमें अलग से आएगा। कॉग्निजेंस का एक ऑर्डर लिखा होता है कि कॉग्निजेंस ले लिया गया, और उसके साथ ही 204 में प्रोसेस इशू कर दिया था, समन कर दिया था कि उसको कि अब आ जाओ भैया तुम कोर्ट में, अब तुमको हम सुनेंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि इसमें क्या होता था कि अक्यूज को पता नहीं चलता था और समन हो जाता था। इस खामिया को देखते हुए अभी जो न्यू सीआरपीसी आई है बीएनएसएस की, सेक्शन 223 में सब कुछ सेम रखा गया ऑलमोस्ट। बस एक पॉइंट डाल दिया गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये कहती है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। ये क्या है कि कंप्लेनेंट को पहले, जैसे कोई कंप्लेंट ए ने बी के अगेंस्ट फाइल किया तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या होगी? मैजिस्ट्रेट पहले कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, फिर विटनेसेस को एग्जामिन करेगा इफ एनी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट इफ फील्स कि नहीं कुछ तो है, अब वो वहां पे मतलब वो अभी भी वो अभी कॉग्निजेंस हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको लग रही है कि हाँ ठीक है अब कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, तो उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इसको सुनने की, ठीक है। एक मैंडेटरी प्रोविजन है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है कोर्ट के ऊपर कि चाहे तो सुन सकता है। यहाँ शब्द यूज किया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब कि अक्यूज्ड को भी कॉग्निजेंस लेने से पहले एक बार मौका दिया जाए कि आप अपनी बात भी रखो कि इस फलाने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया जाए कि नहीं लिया जाए, कोर्ट भी देखेगी। अब बात आती है उसके बाद अगर कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले लेता है, ठीक है, तब दोबारा से इशू ऑफ प्रोसेस का प्रावधान दे दिया 227 में। मतलब अब कॉग्निजेंस के बाद वापस से इशू ऑफ प्रोसेस होता है। पता नहीं है ये एक्चुअल में कैसे होने वाला है, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी समन कर लिया था, लेकिन यहाँ उनको प्री कॉग्निजेंस वाला समन था, ठीक है। ये प्री कॉग्निजेंस वाला समन है, और ये जो समन है ये पोस्ट कॉग्निजेंस वाला समन है, जो हमारा पहले का प्रोसेस था 204 में, ठीक है। अभी बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस कोर्ट्स में देखा जा रहा है। इसके ऊपर एक कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, मैं आपको जजमेंट भी बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होगा ये, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट से भी शायद ये कंफर्म हो जाए। इस अभी क्या हो रही है कि अभी हमारे लोअर कोर्ट में एक बहुत खराब प्रैक्टिस चल रही है। वो प्रैक्टिस क्या है कि जैसे ही कोई कंप्लेंट केस फाइल हो रही है, जैसे ए के द्वारा कोई कंप्लेंट केस फाइल हुई, ठीक है। आप समझ लो ए ने बी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट केस जैसे ही फाइल किया, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ पे बहुत डर्टी हो जाएगा ये तो, ठीक है।
तो ए ने जैसे ही बी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट केस फाइल किया अंडर 223, तो वैसे ही मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट सेम जिस दिन फाइल हुई, मैजिस्ट्रेट उस टाइम ही जो जो फर्स्ट हियरिंग डेट है, मैजिस्ट्रेट सीधा लिखवा देते हैं कि हाँ ये फाइल कर दिया गया ए के द्वारा बी के अगेंस्ट, और उसी दिन समन कर दिया जाता है किसको, अक्यूज्ड को। इसी प्रोसेस को चैलेंज किया गया था अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में कि ये लोअर कोर्ट्स जो है वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। उन्हें पहले एग्जामिन करना है, पहले क्या करना है, एग्जामिन करना है ओथ पे किसको, तो कंप्लेनेंट को, उसके बाद विटनेसेस को इफ एनी, और तब उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी है किसको, कि अक्यूज्ड को भी सुनेंगे। लेकिन ये कि आप तो पहले ही डेट पे अक्यूज को परेशान कर रहे हो। तो जो मेन हमारा ये है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट वगैरह फाइल कर देता है, तो इससे बचने के लिए कि क्या ऐसा हो और अक्यूज को हम पहले ही डेट पे परेशान करने लग जाए। तो ऐसे नहीं है, पहले आपको कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना है, फिर विटनेसेस को एग्जामिन करना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अक्यूज को कॉग्निजेंस लेने से पहले, कि कहीं उसको सुन के ऐसा मैजिस्ट्रेट को लगे कि कॉग्निजेंस की आवश्यकता नहीं है, केस यहीं ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा भी होता है, और अगर उसे लगता है कि नहीं ये तो मामला बन रहा है तो कॉग्निजेंस लिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है हमारी, तो ये तो प्रोसीजरल एबेरेशन है, ठीक है, प्रोसीजरल लैप्स है कि यहाँ पे तो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को आजकल एग्जामिन नहीं किया जा रहा है। आपके पास भी ऐसे केसेस बहुत आएंगे और सीधा अक्यूज को समन कर दिया जा रहा है। तो देखिए, एक तो ये केस है, ये हो गया प्रोसीजरल लैप्स हो गया। इस केस में ये वाला जो समन आपको आया है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। कौन से समन को, ये जो 223 बीएनएसएस का समन है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। कैसे चैलेंज करोगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं किया गया है, ठीक है, कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं किया गया, ना ही विटनेसेस जो हैं उनको एग्जामिन किया गया, सीधा सीधा फर्स्ट ही डेट पे उठा के अक्यूज को समन कर दिया गया। तो ये प्रोसीजरल लैप्स के आधार पे हाई कोर्ट या जो होगी आपकी अंडर 482, ये क्या फाइल करते हो, 482 की क्वाशिंग फाइल करते हो, और 482 क्वाशिंग में हाई कोर्ट जो है ये इसको क्वाश कर देगा, और हाई कोर्ट वापस से ये केस कंप्लेन मैजिस्ट्रेट को दे देगा और बोले आप प्रोसेस फिर से शुरू करो, आप एग्जामिन करो। ठीक है, ये सारी बातें हो, तो ये तो प्रोसीजर गलत थी, तो हाई कोर्ट वापस से उनसे कह देता है कि आप इस प्रोसीजर को सही कर लो, और सही करके आप वापस से मैटर को दोबारा से शुरू कर दो। अब मैं आपको एक बार इसका केस भी देख लेता हूँ, मैं आपको इस केस का नाम बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये, और अभी हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म भी हो जाए। ठीक है, इन केस इसको चैलेंज करा जाता है तो। ठीक है, ये केस है आपका, मैं आपको इसका एक वो बता रहा हूँ, ये क्रिमिनल, ये क्रिमिनल पिटिशन नंबर 7526 ऑफ 2024 है। ठीक है, ये केस जो है ये मैं आपको पार्टीज का नाम किसी और लेक्चर में बता दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजरल एवरेशन की बात होगी। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि क्या समन को, ये तो टेक्निकल ग्राउंड पे आप समन को हटवा सकते हो, ठीक है, ये तो टेक्निकल ग्राउंड पे आप समन को चैलेंज करवा सकते हो, लेकिन क्या इसको मेरिट्स पे कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि प्रोसेस सब सही हुआ, कि कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिया गया, ठीक है, उसके बाद जो है
वो अक्यूज को भी, ये विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया गया अगर थे तो। ठीक है। उसके बाद अक्यूज को बुलाया गया। ये कौन सा वाला है? तो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस वाला है, 223 का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। अक्यूज को भी सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिया गया। ठीक है, तो प्रोसेस तो बिल्कुल सही फॉलो हुआ है 223 का। ठीक है। उसके बाद जाके 227 में, या फिर हम माने कि पुराने वाले सीआरपीसी में 204 में इशू ऑफ प्रोसेस हो गया। अब बात आती है कि क्या आपको इस इशू ऑफ प्रोसेस पे जाना ही पड़ेगा? क्या आप, अगर आप चले गए तो फिर तो ट्रायल वाइल जो जैसे चलती है वो शुरू होगी, आपको हर डेट पे जाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये जो समन ऑर्डर है, आप इस समन ऑर्डर को ही चैलेंज कर दो अंडर 482 सीआरपीसी। ठीक है। या फिर अभी न्यू वाली की 528 है, बीएनएसएस की। ठीक है, इसके अंतर्गत आप इसको चैलेंज कर दो। तो आप क्या चैलेंज करोगे एक्चुअल में? ये जो चैलेंज होगा वो क्या चैलेंज होगा? आप 482 के अंदर में जो चैलेंज करने वाले हो, आप ये करने वाले हो, आप ये नहीं कहने वाले हो यहाँ पे कि मैजिस्ट्रेट जो, मैं यहाँ पे नहीं था, मेरा नाम इस केस में कैसे आ गया, आप ये सारी बातें नहीं करोगे। आप वहां पे ये कहोगे कि मैजिस्ट्रेट जो है, क्या किया मैजिस्ट्रेट ने? कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लिया मतलब क्या किया है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि मैजिस्ट्रेट ने माइंड अप्लाई नहीं किया है। जो फैक्ट्स और सरकमस्टेंस होगा, जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है, उसको देखते हुए आप बताओगे कि मैजिस्ट्रेट ने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया है। ठीक है। मैजिस्ट्रेट ने अपना बिना माइंड अप्लाई किए कॉग्निजेंस ले लिया है, और इस आधार पे आप क्वाशिंग में जाओगे। और इनफैक्ट आपको ऐसे कोई भी समन आते हैं कोर्ट से, तो आपको अगर उस केस को देख के लग रहा है कि इसमें कोई मेरिट है नहीं, तो आपको हमेशा 482 एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, वरना तो फिर ट्रायल का प्रोसेस शुरू होगा और आपको जाना पड़ेगा, डेट्स लगेंगे, आप परेशान होंगे। तो उससे पहले 482 की क्वाशिंग में जरूर आप जा सकते हो बीइंग अक्यूज्ड। और अक्यूज्ड होने के तौर पे आप वहां जाके एंट्री में आप स्टे का भी प्रेयर कर सकते हो कि ये जो मजिस्ट्रेट के यहाँ ये जो केसेस चल रहे हैं, जो समन इशू हुआ है, ये सब पे भी तब तक रोक लग जाए। और मीनवाइल आप अपना हाई कोर्ट में ये केस को चलने दो, उसका जब फैसला आ जाएगा तब जाके बात होगी। अगर क्वाश हो गया तब तो केस ही खत्म हो गया आपके अगेंस्ट। ठीक है। क्वाश नहीं हुआ तो वापस से मैटर वहीं से शुरू हो जाएगा, आपको डेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारे देश में लोग समन ऑर्डर देखते ही डर जाते हैं, तो आप डरो मत। समन ऑर्डर आया तो आप उसको देखो कि आपके केस में क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मैजिस्ट्रेट ने अपना माइंड नहीं अप्लाई किया? ऐसा कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, और वो फंसा दिया गया और मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले भी लिया। तो आप ऐसे कॉग्निजेंस के ऑर्डर को, ऐसे समन के ऑर्डर को आप आराम से 482 में क्वाशिंग के लिए जा सकते हो बिफोर हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये बहुत डरने की बात नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग डर जाते हैं। और समन भी है तो क्या है, समन है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। ठीक है। आप नहीं प्रेजेंट होते हो तो आप अपने वकील के माध्यम से प्रेजेंट हो जाओ। वकील जो होता है वो कई बार एग्जेम्पशन ऑफ अपीयरेंस की एप्लीकेशन भी लगाता है, पहले 205 में होती थी, अभी मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कौन से सेक्शन में है ये। तो इस तरह से आप 205 की एप्लीकेशन भी लगाई जाती है कई बार, तो वो सारे तो ट्रायल के प्रोसेस हैं जो चलते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको कोर्ट में ये जो 482 क्वाशिंग की एप्लीकेशन तभी लगेगी जब तक आप वहां अपीयर नहीं हुए। क्यों? लगाने को आप लगा सकते हो, बट अगर आप समन के ऑर्डर को, मतलब जिस चीज को आप चैलेंज कर रहे हो, तो उसको कंप्लाई क्यों कर रहे हो? आपको समन ऑर्डर आया कि 5 दिसंबर को आपको आना है, और आप 5 दिसंबर को पहुंच गए, और उसके बाद जाके आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो, तो कोर्ट, जो हाई कोर्ट होगी वो कहेगी कि अब आप चले ही गए हो,
कोर्ट का तो आप कोर्ट में चले ही गए हो, तो आप ये ट्रायल फेस कर लो, आप बेगुनाह होगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उस ट्रायल में भी आप छूट ही जाओगे, एक्विटल हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो लेकिन अगर आप कोर्ट गए ही हुए नहीं हो, आप समन आया आपको, आप बिना अपियर हुए सीधा हाई कोर्ट चले आए, और कि भाई ये तो मेरे अगेंस्ट बनता ही नहीं, ये मेरा नाम कैसे आ गया, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, जो भी बातें आपको सीधा बताना पड़ा है कि मैजिस्ट्रेट ने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया और सीधा समन कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिना अपीयर हुए कोर्ट में आप हाई कोर्ट चले आओ, और हाई कोर्ट में आके इसको चैलेंज कर दो, और वहाँ इंटरिम प्रेयर लगा दो, इस केस को स्टे किया रहे, वरना यहाँ डेट पड़ती रहेगी, आप नहीं जाओगे तो वहाँ वारंट निकल सकता है। ठीक है, तो ये सब हाई कोर्ट का बहुत बड़ा पावर है, 482 के तहत आप इसके अगेंस्ट रिलीफ इजिली ले सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक्चुअली पूरी सीआरपीसी की प्रोसेस की एक फ्लो चार्ट लेके आएंगे, जिससे पूरा ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, और उसमें ओल्ड और न्यू को भी कंपेयर करते हुए शो करेंगे आपको।